वीजे बुक वाला का खास अंक ब्रेन रूल्स की मस्ती भरी दुनिया में स्वागत। सुनिए एक ऐसी किताब की कहानी जो आपके दिमाग के तारों को झंकृत कर देगी। क्या आप जानते हैं हमारा दिमाग एक्टर्स की तरह ड्रामाई है? कोई नया गाना सुनते ही उसकी धुन क्यों चिपक जाती है, या फिर नींद की कमी से हमारे फैसले धुंधले क्यों हो जाते हैं? जॉन मेडिना की ये किताब ब्रेन रूल्स आपके सवालों का जादुई जवाब है। इसमें 12 गोल्डन रूल्स हैं, जैसे व्यायाम दिमाग को तेज करता है या हम ध्यान देते हैं दिलचस्प चीजों पर। अब सोचिए, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाते समय इन नियमों का इस्तेमाल करें तो उसका सीखना रॉकेट की स्पीड पकड़ लेगा। या ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते हुए अगर आप 10 मिनट का नियम अपनाएं तो सबकी नजरें आप पर टिकी रहेंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की गहराइयों में गोते लगाने के लिए? चलिए इस एडवेंचर को शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ हर पन्ना आपको खुद से प्यार करने पर मजबूर कर देगा। अध्याय 1, ब्रेन रूल्स। तो सुनो यार, कल मैंने जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स का ये चैप्टर पढ़ा और सच कहूँ तो दिमाग के बारे में इतने मजेदार तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा। तुम्हें पता है ना कि हमारा दिमाग सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक जिंदा चीज है जो हर पल बदलती रहती है। इस चैप्टर में सबसे पहले ये बताया गया है कि हमारा दिमाग एक्सरसाइज की थाई है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना तेज होगा। याद है वो दिन जब तुमने पहली बार साइकिल चलानी सीखी थी? शुरू में गिरे थे ना, लेकिन धीरे धीरे दिमाग ने बैलेंस करना सीख लिया। ठीक वैसे ही नई चीजें सीखने से दिमाग की नई राहें बनती हैं। फिर एक दिलचस्प बात बताई गई, दिमाग को सोने की बहुत जरूरत होती है। अरे वो तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कहती हैं जब रात को जल्दी सोने के लिए डांटती हैं। किताब में एक उदाहरण दिया है कि जब पायलटों को नींद से वंचित किया गया तो उन्होंने ऐसी गलतियां की जैसे कार चलाते हुए नशे में होना। है ना डरावना? और सबसे मस्त बात, दिमाग कहानियों का दीवाना है। तुम्हें याद होगा कि स्कूल में जो टीचर कहानियां सुनाकर पढ़ाते थे उनके पीरियड्स में हम ज्यादा याद रख पाते थे। इसीलिए ये चैप्टर बताता है कि डेटा या फैक्ट से ज्यादा असरदार कहानियां होती हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आएगा। देखो, अगर तुम कुछ नया सीख रहे हो तो थोड़ा थोड़ा रोज प्रैक्टिस करो। रात की नींद कभी न छोड़ो, वरना दिमाग तुम्हारा साथ छोड़ देगा। और अगर किसी को कुछ समझाना हो तो डेटा की बजाय उसे कहानी बनाकर सुनाओ, समझ जाएगा। तो यार, कॉफी का ये कप खत्म होने से पहले मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा, अपने दिमाग को एक जिंदा चीज की तरह समझो, उसकी आदतों को जानो और उसके साथ दोस्ती करो। बस फिर देखना, ये तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। अध्याय 2, हमारा दिमाग व्यायाम से कैसे तेज होता है। सुनो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोज सिर्फ 20 मिनट की सैर भी आपके दिमाग को सुपरचार्ज कर सकती है। ये अध्याय एकदम जिंदा उदाहरणों से भरा है, जैसे जॉन की कहानी जो ऑफिस में दोपहर को थककर चूर हो जाता था। फिर उसने लंच के बाद 10 मिनट की ब्रिस्क वॉक शुरू की। 2 हफ्ते में ही उसकी मीटिंग्स के आइडियाज धुआंधार हो गए। क्लाइंट्स ताज्जुब करने लगे कि ये नया कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। असल में शारीरिक गतिविधि से दिमाग में ऑक्सीजन और ग्रोथ हार्मोन्स की बाढ़ आ जाती है। ये उस जंगल की तरह है जहाँ नदियों का पानी बढ़ते ही पेड़ पौधे हरे भरे हो उठते हैं। लेखक बताते हैं कि पुराने जमाने के शिकारी दिन भर 20-20 किलोमीटर दौड़ते थे। उनका दिमाग इसीलिए रेसिंग कार जितना तेज था। आज हम सोफे पर बैठकर उसी दिमाग से व्हाट्सएप मैसेज तो चेक कर लेते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी सूखने लगती है। एक और मजेदार स्टडी में स्कूल के बच्चों को पढ़ाई से पहले 30 मिनट एरोबिक्स कराया गया। रिजल्ट हैरान करने वाला था। उनकी मैथ स्कोर 20% तक बढ़ गई। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपका फोन चार्ज करके उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा दे। तो याद रखो दोस्तों, चाहे आप स्टूडेंट हो या सीईओ, दिन में सिर्फ वॉक कर लो, सीढ़ियाँ चढ़ लो, डांस कर लो। ये छोटी आदतें आपके दिमाग को उस रेसिंग हॉर्स में बदल देंगी जो कभी थकता ही नहीं। और जब दिमाग तेज होगा तो सफलता तो खुद ही आपके पीछे भागेगी। अध्याय 3, नींद की कमी हमारी सोच को धीमा क्यों कर देती है। जरा सोचो, आप ऑफिस में बैठे हो, बॉस अचानक कहता है प्रेजेंटेशन के नंबर बताओ, और आपका दिमाग बस सफेद स्क्रीन जैसा। वजह, पिछली रात सिर्फ 4 घंटे की नींद। जॉन मेडिना अपनी किताब ब्रेन रूल्स में कहते हैं, नींद दिमाग के लिए वैसी है जैसे फोन के लिए चार्जर। चार्ज कम हुआ तो फोन धीमा और दिमाग भी। नींद कम हुई तो याददाश्त ढीली, क्रिएटिविटी कम और फैसले लेने की ताकत भी घट जाती है। नासा ने एक टेस्ट किया और पाया, अगर पायलट रोज 6 घंटे से कम सोए तो उनका काम करने का स्तर वैसा हो जाता है जैसे उन्होंने शराब पी रखी हो। यानी थका दिमाग और नशे वाला दिमाग दोनों लगभग एक जैसे। स्कूल के बच्चों पर रिसर्च में पता चला, जो रोज 8 घंटे सोते थे उनके मार्क्स 40% ज्यादा थे। नींद दिमाग को नई चीजें सीखने और याद रखने में मदद करती है। और सुनो, बस
26 मिनट की दिन में ली गई झपकी से परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ सकती है। गूगल और नाइके जैसी बड़ी कंपनियां तो ऑफिस में नैप रूम तक रखती हैं, लेकिन हम अक्सर नींद को पीछे छोड़ देते हैं। ये सच है, नींद सफलता के लिए उतनी ही जरूरी है जितना खाना और सांस लेना। अगली बार देर तक जागने का मन हो तो याद रखना, हर घंटा कम सोना दिमाग की किताब से एक चैप्टर मिटा देता है। अगर सुबह उठकर थकान महसूस हो या दिन में बार बार नींद आए तो समझ लो नींद आपका सुपर फूड है और आपको इसकी खुराक चाहिए। अध्याय 4, तनाव दिमाग को सीखने से कैसे रोकता है। सोचो आप एक अहम प्रेजेंटेशन देने वाले हो और बॉस का फोन आता है, 10 मिनट में रिजल्ट चाहिए। दिल धड़कने लगता है, हथेलियां पसीने से गीली और दिमाग बस सोच रहा है सब क्या करें। यही है तनाव और ये सीधे आपकी सीखने की ताकत को रोक देता है। जॉन मेडिना कहते हैं, तनाव दिमाग के लिए जहर है। जब हम टेंशन में होते हैं दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है। जैसे जंगल में कोई जानवर शिकारी को देख ले तो बस दो ही, भागना या लड़ना। उस वक्त दिमाग के पास नए कॉन्सेप्ट सीखने या सवाल हल करने की क्षमता नहीं होती। जैसे क्लास में अगर टीचर गुस्से में सवाल पूछ ले तो बच्चा चाहकर भी जवाब नहीं दे पाता, उसका दिमाग फ्रीज हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे टैब खोलकर उसे हैंग कर दो। रिसर्च बताती है कि लंबे समय तक तनाव में रहने से हिप्पोकैम्पस यानी याददाश्त का मुख्य हिस्सा सिकुड़ने लगता है। जैसे पौधे को पानी न मिले तो वो सूख जाता है। इसलिए एग्जाम के टाइम कई बच्चे पढ़ते तो बहुत है लेकिन याद कुछ नहीं रहता, क्योंकि दिमाग उस समय जानकारी सोख ही नहीं पाता। अच्छी बात यह है कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है। छोटे ब्रेक लो, गहरी सांस लो, थोड़ी एक्सरसाइज करो। जापान के कुछ स्कूल तो पढ़ाई के बीच बच्चों को टेंशन बॉल देते हैं ताकि उनका फोकस वापस आ जाए। अगर तुम्हें लगता है कि डेडलाइन के वक्त दिमाग बंद हो जाता है तो ये बात याद रख, तनाव में सीखना मुश्किल है। थोड़ा रिलैक्स करोगे तो दिमाग दुगनी स्पीड से सीखेगा। जैसे योगा के बाद मन हल्का और ताज़ा महसूस करता है, वैसे ही छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं। और अगली बार टेंशन आए तो खुद से पूछना, क्या ये परेशानी 5 साल बाद भी याद रहेगी? ज्यादातर जवाब होगा नहीं, और उसी पल तुम्हारा दिमाग फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अध्याय 5, हमारी आंखें जानकारी को कैसे चुराती हैं। ब्रेन रूल्स का ये अध्याय आपको चौंका देगा। सोचिए, आप ऑफिस की एक बैठक में बैठे हैं। सामने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चला रहा है। स्लाइड पर भरे पड़े टेक्स्ट को पढ़ते हुए आपका दिमाग धीरे धीरे उबने लगता है, और तभी अचानक प्रेजेंटर कुछ ऐसा कहता है जो आपकी रुचि जगा देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस पल में भी आपकी आंखें स्क्रीन पर लिखे शब्दों को चुरा रही होती हैं। यानी दिमाग जहां सुनने में लगा है वहीं आंखें पढ़ने में। यही इस अध्याय का मूल मंत्र है। हमारी आंखें और दिमाग अक्सर अलग अलग जानकारी पर फोकस करते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इंसान की आंखें असल में एक धोखेबाज कैमरे की तरह काम करती हैं। वे हर सेकंड में करोड़ों डेटा बिट्स कैप्चर करती हैं, लेकिन दिमाग सिर्फ उनमें से एक छोटा हिस्सा प्रोसेस कर पाता है। यहाँ तक कि जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं तब भी हमारी आंखें आसपास की चीजों से जानकारी चुरा लेती हैं। जैसे अगर आप किसी से बात करते हुए अचानक उसके पीछे टीवी पर कोई तेज रंग का विज्ञापन देख लें तो आपका ध्यान तुरंत भटक जाएगा। इस अध्याय में एक दिलचस्प प्रयोग का जिक्र है। शोधकर्ताओं ने लोगों को एक वीडियो दिखाया जहां 2 टीमें बॉल पास कर रही थीं। उन्हें गिनना था कि एक टीम ने कितने पास किए। वीडियो के बीच में एक गोरिल्ला वहां से गुजरा। हैरानी की बात यह थी कि 50% लोगों ने गोरिल्ला को देखा ही नहीं। ये इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहलाता है, यानी हमारा दिमाग जिस चीज पर फोकस करता है उसके अलावा बाकी सबको अनदेखा कर देता है। अब सवाल यह है कि ये जानकारी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दें तो स्क्रीन पर कम से कम टेक्स्ट रखें, क्योंकि लोग या तो आपको सुनेंगे या स्लाइड पढ़ेंगे। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या फिर क्लासरूम में टीचर्स के लिए सीख बच्चों का ध्यान खींचना है तो बोरिंग ब्लैक बोर्ड के बजाय इमेजेस और एक्टिविटीज का इस्तेमाल करें। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे ध्यान से सुनो तो समझ जाइए कि आपकी आंखें शायद कहीं और की जानकारी चुरा रही हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि मल्टीटास्किंग का भ्रम हमें जानकारी के असली स्वाद से वंचित कर देता है। जैसे कि आप मूवी देखते हुए मोबाइल चलाएं तो न तो मूवी का मजा आता है न ही मैसेज का। फिर क्यों न हम एक वक्त में एक ही चीज पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि हमारा दिमाग आखिरकार मशीन नहीं है और न हमारी आंखें कैमरे। अध्याय 6, दिमाग छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों सीखता है। ब्रेन रूल से एक दिलचस्प सफर। सोचिए आप एक बार में पूरी पिज्जा निगलने की कोशिश करें। असंभव लगता है ना? दिमाग भी जानकारी को ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़ों में नहीं पचा पाता। यही इस अध्याय का मूल मंत्र है।
जॉन मेडिना हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग छोटे छोटे बाइट्स में सीखता है। जैसे एक बच्चा पहले अक्षर पहचानता है, फिर शब्द बनाता है। एक रोचक उदाहरण देखिए। एक टीचर ने क्लास को 2 ग्रुप में बांटा। पहले ग्रुप को एक ही बार में लंबा लेक्चर दिया, दूसरे को 20-20 मिनट के छोटे सत्रों में बांटकर पढ़ाया। हैरानी की बात यह थी कि दूसरा ग्रुप ज्यादा याद रख पाया। ठीक वैसे ही जैसे आप फोन नंबर 9825678910 की जगह 9825678910 लिखकर आसानी से याद कर लेते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी गौर किया कि टेड टॉक सिर्फ 18 मिनट के होते हैं? ये कोई संयोग नहीं। रिसर्च कहती है कि हमारा ध्यान 10 से 20 मिनट तक ही टिकता है, फिर दिमाग थक जाता है, जैसे कि आपका फोन बैटरी सेव मोड में चला जाए। असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगली बार कोई नई स्किल सीखनी हो तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लीजिए। जैसे गिटार सीख रहे हैं तो पहले दिन सिर्फ 1 स्ट्रिंग बजाइए, तीसरे दिन 3 स्ट्रिंग्स का कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए। यही वो सीक्रेट है जिससे आपका दिमाग जानकारी को गोंद की तरह चिपका लेगा। आखिर में एक मजेदार तथ्य, जब आप नई चीज सीखते हैं तो दिमाग में डेंड्राइट्स नामक छोटे छोटे तार जुड़ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर में नई के बल्ब्स कनेक्ट होती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि रट्टा मारने की बजाय छोटे छोटे सेशंस में पढ़ाई करना क्यों ज्यादा असरदार है। ये तरीका सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते वक्त भी मुख्य बिंदुओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। श्रोताओं का ध्यान बना रहेगा। याद रखिए, दिमाग एक बैग नहीं जिसे आप ठूस ठूस कर भर दें। ये तो एक स्पंज की तरह है जो धीरे धीरे सूखता है। तो अगली बार कोई बड़ा गोल सेट करें तो उसे छोटे छोटे निवाले में बांट लें। जैसे कि अभी आपने इस अध्याय को आसान टुकड़ों में समझ लिया। यही तो है दिमाग का नियम। अध्याय 7, हम भूलने से पहले कैसे याद करते हैं। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है हमारे दिमाग की। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम जो भी सीखते हैं वो हमारे दिमाग में कैसे चिपक जाता है, और क्यों कुछ चीजें हमें जल्दी याद हो जाती हैं तो कुछ को याद रखने के लिए हमें बार बार दोहराना पड़ता है। इस अध्याय में जॉन मेडिना बताते हैं कि हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह है जो हर पल नई जानकारी सोखता रहता है। लेकिन ये स्पंज थोड़ा अजीब है, ये सब कुछ नहीं रखता। जो जानकारी उसे जरूरी लगती है वही वो सेव करता है। अब सवाल ये है कि दिमाग को कौन सी चीजें जरूरी लगती हैं। यहाँ एक मजेदार उदाहरण आता है। कल्पना करो तो जंगल में हो और अचानक एक शेर तुम्हारे सामने आ जाए। उस वक्त तुम्हारा दिमाग उस शेर की हर डिटेल याद रखेगा, उसकी आंखों का रंग, उसके बालों का ढंग, उसकी गर्जना। क्यों? क्योंकि ये जानकारी तुम्हारी जान बचा सकती है। दिमाग उन्हीं चीजों को प्राथमिकता देता है जो हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी हो या जो हमारी भावनाओं से जुड़ी हो। अब एक और उदाहरण लेते हैं। सोचो तुम किसी पार्टी में गए हो, वहाँ तुमने 10 नए लोगों से बात की। अगले दिन तुम्हें शायद उनमें से 2 या 3 लोगों के नाम याद रहेंगे। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति तुम्हारे पसंदीदा गाने पर डांस करने लगे तो तुम्हें उसका चेहरा और नाम लंबे समय तक याद रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पल ने तुम्हारी भावनाओं को छू लिया। यहाँ मुख्य बात यह है कि अगर हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसे भावनाओं या अनुभवों से जोड़ना होगा। जैसे अगर तुम किसी नए शहर का नक्शा याद करना चाहो तो बेहतर होगा कि वहाँ जाकर घूमो। उस जगह की खुशबू, वहाँ के लोगों की आवाजें, ये सब तुम्हारी याददाश्त को मजबूत करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्लासरूम या ऑफिस में जहाँ हमारी भावनाएं इतनी उत्तेजित नहीं होती, वहाँ हम कैसे याद रखें। इसका जवाब है दोहराव और कनेक्शन। जब हम किसी नई जानकारी को पुरानी यादों से जोड़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में जम जाती है। जैसे अगर तुम किसी नए फोन नंबर को याद करना चाहो तो उसे अपने पुराने नंबर से मिलते जुलते अंकों में बांट लो। ये अध्याय हमारे लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये हमें सिखाता है कि सीखना सिर्फ किताबें रटने का नाम नहीं है। ये एक जीवंत प्रक्रिया है, चाहे तुम स्टूडेंट हो, टीचर हो या कोई प्रोफेशनल। इस ज्ञान का उपयोग करके तुम न सिर्फ बेहतर याद रख सकते हो बल्कि दूसरों को भी प्रभावी तरीके से सिखा सकते हो। तो अगली बार जब तुम कुछ नया सीखो तो उसे अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करो। एक कहानी बनाओ, एक भावना जोड़ो और देखो कैसे वो जानकारी तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती है। अध्याय 8, दोहराव सच्ची याददाश्त कैसे बनाता है। सोचिए, आप एक नया गाना सीख रहे हैं। पहली बार सुनते ही तो शायद कुछ शब्द याद रहें, दूसरी बार थोड़ा और, लेकिन जब आप उसे बार बार गुनगुनाते हैं तो एक दिन वो गाना आपकी जुबान पर चिपक जाता है। यही जादू है दोहराव का। ब्रेन रूल्स की ये चैप्टर हमें बताती है कि हमारा दिमाग कैसे दोहराव के जरिए यादों को पक्का करता है।
मजेदार बात यह है कि हमारा दिमाग एक कैमरा नहीं है जो चीजों को एक बार में ही फोटो की तरह सेव कर दे, बल्कि ये तो एक मूर्तिकार की तरह है जो बार बार एक ही पत्थर को तराश कर उसे आकार देता है। जैसे एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो गिरता है, फिर गिरता है, लेकिन हर बार उसके दिमाग का वो हिस्सा जो संतुलन सिखाता है मजबूत होता जाता है और एक दिन वो बिना गिरे साइकिल चला लेता है। अब एक रोचक उदाहरण लेते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी का नाम सिर्फ एक बार सुनते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति से 2-3 बार मिलते हैं और उसका नाम बोलते हैं तो वो नाम आपकी याददाश्त में बैठ जाता है। यही वजह है कि टीचर्स बच्चों को एक ही चीज अलग अलग तरीकों से बार बार पढ़ाते हैं। अब सवाल ये है कि ये चैप्टर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आता है। चाहे आप कोई नई भाषा सीख रहे हो, कोई स्किल डेवलप कर रहे हो या फिर परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, दोहराव आपका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन याद रखिए, ये दोहराव बोरिंग नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी पाठ को याद कर रहे हैं तो उसे अलग अलग तरीकों से दोहराइए, कभी लिखकर, कभी बोलकर, कभी उस पर चर्चा करके। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखें तो याद रखिए, एक बार पढ़ लेने से वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। उसे बार बार दोहराइए, अलग अलग तरीकों से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि याददाश्त की दीवार दोहराव की ईंटों से ही बनती है। अध्याय 9, संवेदी दुनिया हमारे दिमाग को कैसे आकार देती है। सोचिए, आप एक बंद कमरे में बैठे हैं, कोई खिड़की नहीं, कोई आवाज ना, ही बस सन्नाटा। अब कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल में हैं। पक्षियों की चहचहाहट, हवा का सरसराना, पत्तियों की खुशबू। कौन सी स्थिति आपके दिमाग को ज्यादा सक्रिय करती है? जवाब साफ है, न। यही इस अध्याय का मूल विचार है कि हमारे आसपास की संवेदी दुनिया हमारे दिमाग की संरचना और कार्यप्रणाली को गहराई से प्रभावित करती है। लेखक जॉन मेडिना एक दिलचस्प प्रयोग बताते हैं। 2 ग्रुप्स को अलग अलग वातावरण में पढ़ने को दिया गया। एक ग्रुप सादे कमरे में, दूसरा प्राकृतिक रोशनी और हल्की संगीतमय पृष्ठभूमि वाले कमरे में। नतीजा, दूसरा ग्रुप न सिर्फ ज्यादा याद रख पाया बल्कि समस्याओं को हल करने में भी तेज था। है न मजेदार? अब एक रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। आप ऑफिस में बैठे हैं, बगल वाले क्यूबिकल से लगातार कीबोर्ड की टक टक सुनाई दे रही है, सामने वाला सहकर्मी जोर से कॉफी पी रहा है। ऐसे में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। यह इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग इन सभी संवेदी इनपुट्स को प्रोसेस कर रहा होता है, चाहे हम उन पर ध्यान दें या ना दें। बच्चों के विकास पर भी ये गहरा असर डालता है। वे बच्चे जो प्रकृति के बीच हरियाली में विभिन्न आवाजों और बनावटों के साथ बड़े होते हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास उन बच्चों से बेहतर होता है जो एकरस वातावरण में पले होते हैं। यही वजह है कि पुराने जमाने के गुरुकुल जंगलों में हुआ करते थे। अध्याय की प्रासंगिकता आज के डिजिटल युग में और भी बढ़ जाती है। हम घंटों स्क्रीन के सामने बिताते हैं, एक ही तरह की कृत्रिम रोशनी, एक जैसी आवाजें। इससे न सिर्फ हमारी रचनात्मकता प्रभावित होती है बल्कि तनाव का स्तर भी बढ़ता है। समाधान, प्रकृति के साथ जुड़ना, बारिश की आवाज सुनना, पेड़ों को छूना। ये छोटे छोटे अनुभव हमारे दिमाग को फिर से जीवंत कर देते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को थका हुआ महसूस करें, बस 5 मिनट के लिए बाहर निकलिए, पक्षियों को सुनिए, हवा को महसूस कीजिए। देखिए आपका दिमाग कैसे नई ऊर्जा से भर जाता है, क्योंकि यही तो है हमारी प्राकृतिक डिजाइन, संवेदी दुनिया के साथ तालमेल बैठाना। अध्याय 10, दृष्टि बाकी सभी इंद्रियों पर कैसे हावी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दिमाग का सबसे ताकतवर हिस्सा कौन सा है तो शायद आप कहेंगे याददाश्त या फिर सोचने की क्षमता। लेकिन जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स का ये अध्याय हमें बताता है कि हमारी आंखें असल में दिमाग का सबसे प्रभावशाली टूल है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आंखें हमारे दिमाग के 50% से ज्यादा हिस्से को अपने कब्जे में ले लेती हैं। सोचिए, जब आप किसी रेस्तरां में जाते हैं और मेनू कार्ड देखते हैं तो क्या होता है। अगर उस पर सिर्फ टेक्स्ट हो तो आप उसे पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसमें वो चटपटी पिज्जा की तस्वीर हो तो आपका मुंह तुरंत पानी से भर जाता है। यही दृष्टि की ताकत है। ये सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि हमारे इमोशंस और फैसलों को सीधे प्रभावित करती है। किताब में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। एक प्रयोग में लोगों को 2 तरह के प्रेजेंटेशन दिखाए गए। एक में सिर्फ स्लाइड्स पर टेक्स्ट था और दूसरे में इमेजेस के साथ कम शब्द। क्या हुआ? जिस प्रेजेंटेशन में इमेजेस थी उसे देखने वालों ने न सिर्फ ज्यादा याद रखा बल्कि उन्हें वो ज्यादा दिलचस्प भी लगा। यही वजह है कि आजकल टेड टॉक्स या ऑनलाइन कोर्सेज में विजुअल्स पर इतना जोर दिया जाता है। अब जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर गौर करें। जब आप व्हाट्सएप पर कोई मैसेज पढ़ते हैं तो उसका असर कम होता है,
लेकिन अगर कोई वीडियो या फोटो भेज दे तो आपका ध्यान तुरंत उधर चला जाता है। ऑफिस में भी अगर कोई चार्ट या ग्राफ के बजाय सिर्फ नंबर्स पेश करे तो वो बोरिंग लगता है। दरअसल हमारा दिमाग इमेजेस को प्रोसेस करने में माहिर है, क्योंकि ये हजारों साल से इसी तरह विकसित हुआ है। तो अगली बार जब आप कोई प्रेजेंटेशन दें या कुछ सिखाने की कोशिश करें तो याद रखिए, शब्दों से ज्यादा असर दृश्यों का होता है। हमारे पूर्वज जंगल में खतरों को पहचानने के लिए दृष्टि पर निर्भर थे और आज भी ये हमारी सबसे तेज और भरोसेमंद इंद्री बनी हुई। यही वजह है कि अच्छे टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर ड्राइंग बनाते हैं और बड़े ब्रांड्स अपने विज्ञापनों में रंग बिरंगी इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि दृष्टि क्यों हमारे दिमाग की असली सुपर पावर है। अध्याय 11, दिमाग लिंग के हिसाब से अलग अलग कैसे विकसित होता है। अब सोचिए, आप एक क्लासरूम में हैं। एक तरफ लड़कियों का ग्रुप है जो चुपचाप बैठकर कोई प्रोजेक्ट बना रहा है। दूसरी तरफ लड़के हैं जो डेस्क पर चढ़कर कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं है दोस्तों। ब्रेन रूल्स के इस चैप्टर में जॉन मेडिना बताते हैं कि पुरुष और महिला दिमाग की वायरिंग में ही अंतर होता है और ये अंतर बचपन से ही दिखने लगता है। एक दिलचस्प उदाहरण देखिए। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया कि लड़कियां जन्म से ही चेहरों को पहचानने में बेहतर होती हैं। एक नवजात बच्ची अपनी मां के चेहरे को सेकंड्स में याद कर लेती है, जबकि लड़कों को थोड़ा समय लग सकता है। वहीं लड़के स्पेस और मूवमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं। यही वजह है कि खेल के मैदान में लड़के फुटबॉल को एंगल से देखते हैं, जबकि लड़कियां टीम के इमोशंस को पढ़ लेती हैं। अब ये मत समझिए कि एक सेक्स दूसरे से बेहतर है, दोनों के अपने सुपर पावर हैं। जैसे महिलाओं का दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए ऑप्टिमाइज होता है। वो एक साथ फोन पर बात करते हुए खाना बना सकती हैं और बच्चे पर नजर रख सकती हैं। पुरुषों का दिमाग डीप फोकस मोड में बेहतर काम करता है। यही वजह है कि आप किसी आदमी को कार इंजन ठीक करते देखेंगे तो वो घंटों उसमें डूबा रहेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? अगर आप पेरेंट्स हैं तो समझ जाइए कि आपका बेटा जब होमवर्क नहीं कर रहा तो शायद वो वाकई नोटिस नहीं कर पा रहा। उसका दिमाग टीचर के होंठ हिलाने से ज्यादा बाहर उड़ती चिड़िया पर फोकस कर रहा होगा। वहीं बेटी आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही समझ जाएगी कि आप खुश हैं या नाराज। दफ्तरों में भी ये डिफरेंस दिखता है। मीटिंग में पुरुष सीधा सॉल्यूशन पर पहुंचना चाहेंगे, जबकि महिलाएं पहले सबकी राय जानना चाहेंगी। दोनों का अप्रोच अलग है, लेकिन दोनों ही जरूरी है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि इन अंतरों को समझकर हम रिश्तों को और बेहतर बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को अलग तरह से बर्ताव करते देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ उनकी आदत नहीं बल्कि उनके दिमाग की वायरिंग है। और हाँ, अगर कोई आदमी रिमोट ढूंढने में फेल हो जाए तो गुस्सा न करें। उसका दिमाग शायद उस वक्त स्पेस के बजाय किसी और चीज पर फोकस कर रहा होगा। अध्याय 12, हम दूसरों के दिमागों की खोज कैसे करते हैं। सोचिए, आप एक कैफे में बैठे हैं और सामने वाली टेबल पर एक जोड़ा गर्मा गर्म बहस कर रहा है। एक पल में आप उनके चेहरे के भाव देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि ये तलाक की बहस है या सिर्फ पिज्जा के टॉपिंग्स को लेकर झगड़ा है। यही है दूसरों के दिमाग को पढ़ने की हमारी अद्भुत क्षमता। ब्रेन रूल्स बुक का यह अध्याय बताता है कि हमारा दिमाग लगातार दूसरों के इरादे भांपने की कोशिश करता है। इसकी वजह है मिरर न्यूरॉन्स। ये छोटे छोटे हीरो हमारे दिमाग में बिना कहे दूसरे के दर्द को महसूस करवाते हैं। जैसे अगर आप किसी को पेपर कट लगते देखें तो आपकी उंगली खुद से कुट जाती है, या फिर जब कोई आपके सामने जम्भाई लेता है तो आपको भी नींद आने लगती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि हमारे दिमाग की वायरिंग है। रोचक बात यह है कि हम बचपन से ही ये गेम खेलते आए हैं। एक शोध में बच्चों ने उसी खिलौने को ज्यादा पसंद किया जिसे देखकर शोधकर्ता ने खुशी जताई थी। यानी हम दूसरों के रिएक्शन से ही सीखते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। असल जिंदगी में इसका बड़ा फायदा है। जैसे ऑफिस में अगर बॉस का चेहरा देखकर आप समझ जाएं कि आज प्रेजेंटेशन देना खतरनाक है तो आपकी नौकरी बच जाती है। या फिर डेट पर पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज पढ़कर आप तय कर पाते हैं कि आज की रात रोमांटिक होगी या सिर्फ प्लेटोनिक डिनर तक सीमित रहेगी। लेकिन यही क्षमता कभी कभी गलतफहमी भी पैदा कर देती है। जैसे आपने किसी को मुस्कुराते देखा और सोच लिया कि वो आप पर क्रश कर रहा है, जबकि असल में उसे आपके कान में फंसा तिल याद आ गया था। इसलिए दिमाग पढ़ने का खेल बढ़िया है, पर कॉन्फर्मेशन के बिना इस पर भरोसा करना खतरनाक भी हो सकता है। आजकल जब सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ इमोजी से बात करते हैं तो ये चैप्टर और भी जरूरी हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि व्हाट्सएप पर भेजे गए हाँ और हाँ में कितना बड़ा अंतर है? एक ऑक्सफोर्ड कॉमा रिश्ते तोड़वा सकता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी के दिमाग को पढ़ने बैठें तो याद रखें कि आपका दिमाग एक सुपर हीरो है, पर उसे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होती है। अध्याय 13, ये सभी अध्याय ऐसे हैं जैसे जॉन मेडिना हमारे साथ बैठकर दिमाग की रोमांचक कहानियां सुना रहे हों।
हर एक में जीवंत उदाहरण है, जैसे कोई आपको बता रहा हो कि भाई तनाव में तो दिमाग की बत्ती ही बंद हो जाती है, या नींद की कमी वो तो ऐसा है जैसे फोन बिना चार्ज किए ही चलाने लगो। किताब पढ़ते वक्त लगता है जैसे आप किसी जिज्ञासु दोस्त के साथ दिमाग के राज खोल रहे हो। ब्रेन रूल्स, एक दिमाग की रोमांचक सैर। सोचिए, आपके दिमाग की दुनिया ऐसी है जैसे कोई जिंदा शहर जहां हर पल कुछ न कुछ हो रहा है। जॉन मेडिना की किताब का यह अध्याय आपको उसी शहर की सैर पर ले जाता है, वो भी ऐसे जैसे कोई पुराना दोस्त आपके कान में चुपके से फुसफुसा रहा हो। तनाव में बंद हो जाती है दिमाग की बत्ती। कभी ऐसा हुआ है जब घंटों पढ़ने के बाद भी कुछ याद ना रहा? वो एग्जाम का स्ट्रेस था, मेडिना बताते हैं। तनाव दिमाग के लिए ऐसा है जैसे कोई पावर कट। हमारा दिमाग बस सर्वाइवल मोड में चला जाता है। कल्पना कीजिए, आप जंगल में शेर से भाग रहे हैं। उस समय गणित का फॉर्मूला याद करने की कोशिश करेंगे? नहीं न, तनाव हमें बस दौड़ना या लड़ना सिखाता है। नींद की कमी, बिना चार्ज का फोन। अब सुनिए ये मजेदार उदाहरण। रात भर जागकर पढ़ना ऐसा है जैसे आप अपना फोन बिना चार्ज किए घंटों चलाएं। थोड़ी देर तो चल जाएगा, लेकिन फिर हैंग हो जाएगा। दिमाग को भी रोज 7-8 घंटे की नींद चाहिए, वरना वो नए विचारों को स्टोर ही नहीं कर पाता। अगली बार जब रात भर जागने का मन करे तो याद रखना, आप अपने दिमाग के साथ अन्याय कर रहे हैं। जिंदा उदाहरणों से भरा है ये सफर। इस अध्याय की खासियत है यहाँ के किस्से। जैसे कोई आपको बता रहा हो कि एक टीचर ने देखा सुबह की क्लासेस में स्टूडेंट्स कम मार्क्स लाते हैं क्योंकि उनका दिमाग अभी पूरी तरह जागा ही नहीं होता। ये कोई ड्राई रिसर्च नहीं, बल्कि हम सब के जीवन की कहानियां हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये जानना जरूरी हो जाता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, चाहे ऑफिस का प्रेशर हो या बच्चों की पढ़ाई। इस अध्याय को पढ़कर लगता है जैसे आपने दिमाग के अंदर झांककर उसके सारे राज जान लिए। तो अगली बार जब आप थके हुए हो या तनाव में हो तो याद रखिएगा, आपका दिमाग कोई सुपर कंप्यूटर नहीं, बल्कि एक जिंदा चीज है जिसे थोड़ा प्यार और समझ की जरूरत है। और इसी के साथ दोस्तों, आज की कहानी का पिटारा बंद होता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ते वक्त अंतिम पन्ने पर पहुंचकर मन उदास होता है, वैसे ही अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और दिलचस्प किस्सा, जिसमें होगा रहस्य, जुनून और शायद कुछ ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वीजे बुकवाला की ये कहानियां सिर्फ शुरुआत है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो लाल बटन दबा दीजिए, नहीं तो कोई और आपसे पहले हमारी अगली कहानी का राज जान लेगा। और हाँ, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, वो मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी है। फिर मिलेंगे एक और किताब की स्याही से लिखी हुई कहानी के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सपने देखते रहिए और याद रखिए, हर कहानी के पीछे छुपा है कोई वीजे बुक वाला।